एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। ये किस्सा मेरे स्कूल का है। 2 साल पहले मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स डे हुआ था। स्पोर्ट्स डे के दिन काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, आपके स्कूल में भी ऐसा ही होता होगा। उस दिन एक इवेंट था जो मुझे काफ़ी अलग लगा, काफ़ी अच्छा लगा, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो था 1500 मीटर की रेस, 1500 मीटर की रेस। जो 1500 मीटर की रेस होती है उसमें 4 लैप होते हैं, जिसको आप 4 राउंड कह सकते हैं। पहला जो लैप होता है वो होता है 300 मीटर का, सेकंड होता है वो 400 मीटर का होता है, थर्ड होता है वो 400 मीटर का और फोर्थ 400 मीटर का, यानी कि 1500 मीटर 1500 मीटर है वो दौड़ना होता है। तो उस दिन हमारे स्कूल का जो कंपटीशन हुआ था उसमें टोटल 12 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और जब वो लाइन पे खड़े थे तो कुछ अजीब सा मुझे लगा, क्योंकि जो 12 स्टूडेंट्स थे उनमें से 11 स्टूडेंट्स 11th और 12th क्लास के थे, काफ़ी सीनियर स्टूडेंट्स थे। एक स्टूडेंट 9th क्लास का था, जिसका नाम मैंने उसी वक्त पूछा था, बिकॉज आई वॉज नॉट टेकिंग देयर क्लास। तो मैंने उससे पूछा तो उसने बताया अभी, जो मुझे अभी भी याद है और हमेशा याद रहेगा। तो मुझे अच्छा लगा कि ये बच्चा compete कर रहा है सीनियर स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ये बच्चा लास्ट आए या रेस को कंप्लीट कर ले तो अच्छी बात है। रेस स्टार्ट होती है, 1 2 3 एंड गो स्टार्ट होती है, फर्स्ट लैप कंप्लीट होता है एंड आई वॉज सरप्राइज्ड, सबसे आगे अभी होता है। उसके बाद सेकंड लैप शुरू होता है, सेकंड लैप शुरू होता है और ख़त्म भी हो जाता है। इस बार सबसे आगे जो होता है वो होता है अभी, जो 9th क्लास का स्टूडेंट था। उसके बाद थर्ड लैप शुरू होता है। थर्ड लैप में सारे अपना पूरा जोर लगाते हैं। थर्ड लैप के बाद सबसे आगे इस बार जो होता है वो होता है अभी, जो 9th क्लास का स्टूडेंट था। उसके बाद फोर्थ और फाइनल लैप शुरू हो जाता है। फोर्थ और फाइनल लैप में सबसे आगे जो पहले लीड बनाई होती है वो अभी की, लेकिन एक स्टूडेंट उससे आगे निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद दूसरा स्टूडेंट है उससे आगे निकल जाता है। उसके बाद तीसरा स्टूडेंट आगे निकल जाता है और रेस ख़त्म हो जाती है। और जब रेस ख़त्म होती है तो अभी की जो पोजीशन थी वो 11th पोजीशन थी। ऐसे ही आप सभी के साथ होता है। आपका जो सेशन स्टार्ट होता है, आपकी चाहे 9th क्लास हो, 10th हो, 11th हो, 12th क्लास हो, जो अप्रैल होता है वहाँ से आपकी रेस स्टार्ट होती है। कुछ स्टूडेंट्स शुरुआत में लीड बना करके चलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो जून जुलाई में अपनी रेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कुछ नवंबर दिसंबर में पूरा जोर लगाते हैं। लेकिन रेस ख़त्म कब होती है? जब आपके फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, तब पता चलता है कौन रेस में सबसे आगे रहा। और इसमें जो लास्ट 30 डेज होते हैं वो फाइनल लैप होता है, फाइनल राउंड होता है। जीतेगा कौन वो डिसाइड इससे होगा। अब आप सभी के, पर्टिकुलरली जो 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं, उनके 30 डेज रह गए हैं, यानी फाइनल राउंड है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ पर हो, आप 8th पोजीशन पे हो, आप 10th पे हो, आप क्लास में 30th पोजीशन पे हो, या आपकी कोई पोजीशन नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फर्स्ट या सेकंड पोजीशन के ऊपर हो। डिसाइड ये 30 डेज़ करेंगे। जो इन 30 डेज़ को ठीक से मैनेज कर पाएगा, टाइम मैनेज कर पाएगा, वो बॉस बनने वाला है, वो टॉपर बनने वाला है, वो अपने टारगेट को अचीव करने वाला है। जिसने इन 30 डेज़ को ठीक से यूटिलाइज़ नहीं किया, इट मीन्स अगर आप आगे भी हो तो इस चीज़ को आप गारंटी मान के मत चलिए कि आप आगे लीड करने वाले हो, आप पीछे भी धकेल दिए जाओगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट 30 डेज़ की हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कैसे हम कंप्लीट जो सिलेबस हैं, सभी जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे इन 30 डेज़ में हम अपने स्कूल के साथ, क्योंकि आपके स्कूल भी रूटीन में होंगे, आपके प्री बोर्ड्स भी एग्ज़ाम होने, तो उनके साथ हम कैसे अपने टाइम को मैनेज करें, किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है, कितना पढ़ना है, कितना सोना है, कितना रेस्ट करना है, वो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो दिस इज़ राम बिश्नोई एंड यू आर वॉचिंग ज्योग्राफी गुरु चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 30 डे का वो सीक्रेट, वो प्लान, वो स्ट्रेटजी, जिससे आप अब भी 95% ले सकते हो। यानी अब भी पॉसिबल है 95% लेना। 30 डेज़ में हम 2 रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। बहुत कुछ, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें रॉकेट साइंस बनाना है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपने सिलेबस को थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, उसको ठीक से प्रॉपर वे से रिवाइज करना है। तो बहुत सारा टाइम है, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारे डे के शेड्यूल की, यानी कि हमें हर दिन क्या करना है, कितना हमारे पास टाइम है। तो हमारे पास जो स्लीपिंग आवर्स होते हैं वो 12 आवर्स हैं। जो 12 टोटल जो 24 आवर्स हैं, उनमें से स्लीपिंग आवर्स हैं हमारे पास 7 आवर्स हैं। ओके, 7 घंटे की नींद है, वो काफ़ी होती है एडल्ट के लिए। मान लीजिए आप 7 घंटे नहीं हो पा रहे हैं, 6.5 घंटे भी अगर सो पा रहे हो तो भी दैट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, एडजस्ट कर लोगे। हालांकि हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है कि हम 7 to 8 आवर्स तक सोएं, लेकिन इन डेज़ में अगर आपने 1 मंथ या 2 मंथ्स तक एडजस्ट कर लिया तो भी कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद 2 आवर्स का रेस्ट टाइम है। अगर किसी को लगे कि ये 7 घंटे सोने के लिए कम है तो आप
2 घंटे जो रेस्ट टाइम है डे में, उसमें से थोड़ा टाइम और निकाल सकते हो। ओके, चलिए हमने आपकी नींद पूरी कर दी। उसके बाद हमारे पास 6 आवर्स का स्कूल है। ये भी मान के चलें कि अगर स्कूल से आप 3 आवर्स के लिए जा रहे हो, 4 आवर्स के लिए जा रहे हो, तो भी हमने 6 आवर्स मान लिया, सपोज कर लीजिए। ओके, तो हमारे पास 9 + 6 टोटल हो गए 15 आवर्स। यानी कि 15 आवर्स वो हैं जो हमारे पास एग्जैक्टली है नहीं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी सेल्फ स्टडी को प्लान नहीं कर सकते। ओके, हमारे पास 9 आवर्स बचते हैं। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे भी कमेंट्स होंगे जिनके कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी तो कोचिंग है। पिछली बार जैसे मैंने 9th या 11th क्लास जो टाइम टेबल था या 10th क्लास का जो शेड्यूल था, 50 डे का शेड्यूल था, वो डिस्कस किया, तो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि सर कोचिंग के बिना डाउट कैसे क्लियर होंगे। भाई, कोचिंग का मतलब है वो डिलीवर करें, इनपुट आ रहा है, आउटपुट देने का टाइम है। ऐसा नहीं है कि वो ही टीच करते रहेंगे। अब आपका टाइम आया ना, आउटपुट दीजिए। तो आउटपुट देना, तो आपको ये कोचिंग क्लासेस है वो बंद करनी पड़ेगी। आपके डाउट से 2-3 साल तक और भी लगे रहोगे ना, तो भी क्लियर नहीं होने वाले जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। अगर आप कोचिंग क्लासेस में जा रहे हो, अभी भी अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं, कोचिंग क्लासेस तो मुझे जाना पड़ेगा, डाउट्स क्लियर करेंगे, वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और जो 95% की रेस है वो आपके लिए नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग चलते रहिए। तो हमें कोचिंग है 30 डेज़ में, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो आपके पास, क्योंकि अगर आप कोचिंग जाते हो तो ये मान के चलिए कि आप 3 आवर्स और वेस्टेज करने वाले हो। वेस्टेज ही होगा, क्योंकि वहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन है वो डिस्कस किए जाएंगे और बाकी टाइम आपका वेस्टेज होगा, जो सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कोचिंग जाओगे तो आपकी सेल्फ स्टडी या 2 रिवीजन की हम बात करें, वो बिल्कुल भी आप नहीं कर पाओगे। तो कोचिंग आपको नहीं जाना। अगर जा रहे हो तो आप लास्ट 30 डेज़ में इसको अवॉइड कीजिए। आपने जितना कर लिया दैट्स ओके, बाकी सेल्फ स्टडी से कीजिए, यूट्यूब है उससे करने की कोशिश कीजिए। तो ये हो गए हमारे पास 9 आवर्स है। अब इसके बाद बात आती है कि हमारे पास टोटल मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए स्टडी का। अगर हम बात करें कि अभी तक आपने कुछ नहीं किया है और लास्ट 30 डेज़ में है, तो हमारा टारगेट 10 आवर्स का होना चाहिए। यानी कि हमारे पास 10 आवर्स होने चाहिए स्टडी के लिए, मिनिमम 10 आवर्स। यानी इससे कम है तो इट मीन्स कम है। जैसे इन स्टूडेंट्स के पास जो स्कूल भी जा रहे हैं और जिनको लग रहा है कि नहीं सोना ज़्यादा ज़रूरी है उनकी स्टडी या उनके टारगेट से ज़्यादा, तो उनके लिए 9 आवर्स बचते हैं। तो आपको 1 आवर एडजस्ट करना है। एडजस्ट मतलब निकालना है। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी है, जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए, क्योंकि वो टोटल 30 डेज स्कूल नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले स्कूल से फ्री कर दिए जाएंगे, तो उस टाइम आप इनकी एवरेज जो मान के चलोगी तो आपकी एवरेज भी 10 आवर्स की स्टडी होगी। सेल्फ स्टडी के लिए टाइम है, आपको मिल जाएगा। दूसरा, एक और कैटेगरी भी है स्टूडेंट्स की जो स्कूल नहीं जाते हैं। जो स्कूल जा रहे हैं उनके पास एग्जैक्ट अब 9 आवर्स का टाइम है, और जो स्कूल नहीं जा रहे हैं उनके पास है 15 आवर्स। यानी कि वो स्कूल नहीं जा रहे हैं तो 6 आवर्स हमने प्लस कर दिए, यानी उनके पास बहुत सारा टाइम है। वो बहुत ईजिली, बहुत डीपली भी अगर स्टडी करते हैं, अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं किया, तो भी वो 95% का टारगेट अचीव करने की उनके लिए पॉसिबिलिटी, चांसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्कूल में जो जा रहे हैं तो वो स्कूल में जा रहे हैं टोटली वेस्टेज है, टाइम ऑफ वेस्टेज नहीं है। वो स्कूल में जा रहे हैं, कुछ अपने डाउट्स वो लेकर के आए, वहाँ पे क्लियर करें अपने टीचर्स के साथ। अपने कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इजी सब्जेक्ट है जहाँ पे कंसंट्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, हिंदी है, इंग्लिश है, या फिर आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, तो आप स्कूल में कवर कीजिए, ताकि आपको ये जो 10 आवर्स है स्टडी, आप मेन सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर पाओ। ओके, तो हमें पहला टारगेट ये है कि 10 आवर्स का हमारा टारगेट होना चाहिए कि पर डे हमें स्टडी करना है। दूसरा ये कि अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो वो हमें अवॉइड करनी है, स्कूल जा रहे हो तो उस टाइम को हमें यूटिलाइज करना है। ओके, दूसरी चीज़, आपके प्री बोर्ड्स एग्जाम होने हैं इन्हीं लास्ट 30 डेज़ में। ये प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम काफ़ी सारे जो आप यूट्यूबर से सुनोगे या फिर किसी सुनोगे कि भाई एग्ज़ाम बस देख के आ जाना है, ऐसा नहीं है। ये आपके लिए अगर टारगेट आपका 90 या 95% का, तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये, आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अलग से कुछ प्रिपरेशन करना है, ये आप माइंड सेट अपना चेंज कर लीजिए। आप जो स्टडी करें उसी में से तो एग्ज़ाम आना आपका, आपको खुद को जज करना है, चेक करना है कि आपकी कितनी तैयारी है। हो सकता है आपके कुछ चैप्टर्स है वो कम रहते हो, आपने प्रिपेयर ना किए हो, लेकिन जितने किए उनको अच्छे से करके जाइए। और वैसे भी यहाँ पर तो एटलीस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हो सकता है 1 मंथ के आसपास रह गया, तो यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन पूरी होगी। एक बार तो एटलीस्ट आपने रिवीजन कर लिया होगा। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो जितने चैप्टर्स आपने रिवाइज किए वो अच्छे से होने चाहिए, आपका 100% आपको देना है। ओके, तो उनको सीरियसली लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि आपने कितने अच्छे से राइट किए। आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा कि जो आपने प्रिपेयर किया था, प्रिपेयर तो किया था, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है,
टाइमिंग की प्रॉब्लम आती है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स है वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है आगे की प्रिपरेशन में। जो हम 30 डेज़ की प्रिपरेशन करेंगे तो आप माइंड में रखोगे कि हाँ ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ओके, ये हमारे शेड्यूल है जो डे का है जो हमें सेट करना है। अब हम बात करते हैं लास्ट 30 डेज़ की, जो हमारा मिशन 90 प्लस या 95 का है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें और कैसे करें। सबसे पहले हम 1 to 20 डेज़ यानी कि फर्स्ट 20 डेज़ का शेड्यूल मान के चलते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए शेड्यूल है जो 50 डेज़ का शेड्यूल हमने डिस्कस किया था, वो अगर स्टूडेंट्स फॉलो करें तो वही करते रहें, क्योंकि वो उन स्टूडेंट्स के लिए था जो अभी से 20 डेज़ पहले से लगे हुए, तो उनके लिए वो शेड्यूल ठीक रहेगा। हम उन स्टूडेंट्स की बात करें जिन्होंने फाइनल रिवीजन के लिए अभी तैयारी शुरू करनी है लास्ट 30 डेज़ में, तो यहाँ पे फर्स्ट 20 डेज़ हमारा पहला रिवीजन करना है हमें। अब इस रिवीजन में हमें क्या करना है, या तो आप डिसाइड कर लीजिए कि 4 चैप्टर्स आप पर डे करोगे, 4 चैप्टर्स पर डे, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट की आप डिसाइड कर लीजिए। एक मोटे तौर पे आपको प्लानिंग जरूर बनानी है, शेड्यूल बनानी है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं। ओके, शेड्यूल जरूर होना चाहिए, शेड्यूल के बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि शेड्यूल होगा वो 100% फॉलो नहीं होने वाला, मुझे भी पता है, लेकिन 80% फॉलो होगा, 70% फॉलो होगा, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर है हमारे ऊपर, थोड़ा सा हम यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, तो शेड्यूल होना चाहिए। तो पहली चीज़ ये कि आप 4 चैप्टर्स पर डे करने वाले हो, या फिर जो शेड्यूल मैं आपको देने वाला हूं कि आप 3 to 4 डेज पर सब्जेक्ट को दोगे। ओके, कंटिन्यूस आप दोगे। कंटिन्यूस अगर देते हो तो इस टाइम में ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी, हमारा जो माइंड है वो फिर उसी मोड में आ जाता है और हम उसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर पाते हैं। ओके, साथ ही साथ हमें क्या करना है कि पर सब्जेक्ट का जो शेड्यूल मैं आपको देने वाला हूँ उसके साथ एक सैम्पल पेपर आपको पर सब्जेक्ट का सोल्व करना है। एक सैम्पल पेपर आपको सोल्व करना है। वो सैम्पल पेपर गूगल से आपको सर्च नहीं करना है, आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो, आप कहीं से भी मार्केट से अवेलेबल है वहाँ से लेके आइए। टाइम वेस्टेज नहीं करना है, क्योंकि गूगल पे सर्च करने का मतलब ये होगा आप 3 या 4 घंटे अपने वेस्टेज करने वाले हो। ओके, तो एक सैम्पल पेपर आपको सोल्व करना है। कब करना है? जो लास्ट डे का होगा। तो अब आपका जो शेड्यूल रहेगा 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, मैथ्स को आपको 5 डेज देने हैं। 5 डेज में आप इजीली कर पाओगे, बहुत आराम से कर पाओगे। अब इसमें ये देख लीजिए कि आप कंटिन्यूस अगर नहीं देना चाहते, आपको लगता है कि नहीं कंटिन्यूस आप मैथ्स दे रहे हो, 5 डेज नहीं देना चाहते हो, तो आप 1 डे मैथ्स कर लीजिए, 1 डे कोई इजी सब्जेक्ट कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट है वो प्रेफर करते हैं कि हम कंटिन्यूस एक साथ एक सब्जेक्ट को निपटा दें। ओके, तो आपको मैथ्स के लिए 5 डेज होंगे, 5 डेज हमारे हो गए। उसके बाद आपको सोशल साइंस को 4 डेज देने हैं। ओके, क्योंकि हम मैथ्स और साइंस को एक साथ नहीं करेंगे, दोनों काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम 10 डेज तक लगातार इन्हीं सब्जेक्ट में लगे रहें, तो हम थोड़ा सा मूड चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम सोशल साइंस के साथ आएंगे 4 डेज़ के लिए। 4 डेज़ मोर देन इनफ रहेंगे सोशल साइंस के लिए, क्योंकि अगर आप सीरियसली लेके चलोगे तो आपका 1.5 दिन में यानी कि 1.5 डे में आप इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस को कवर कर सकते हो। हिस्ट्री में भी चैप्टर इतने ज़्यादा नहीं, इतने लेंथी नहीं है, इस टाइम अगर रिवीजन करे तो आप मेन थीम की तरफ जाओगे। फिर भी 4 डेज़ है वो मोर देन इनफ रहेंगे, आराम से आप कर सकते हो। उसके बाद आपको साइंस को 4 डेज़ देने हैं। 4 डेज़ का आपका रिवीजन है, 4 डेज़ में आराम से हो जाएगा। और इसमें अगर लग रहा है कि मैथ्स आपकी अच्छी जा रही थी पहले या साइंस अच्छा जा रहा था, तो आप मैथ्स और साइंस के डेज इंटरचेंज भी कर सकते हो। आपको लग रहा है कि 4 डेज़ में मैथ्स हो गया, साइंस में ज़्यादा टाइम चाहिए, तो 5 डेज़ या ऐसे इंटरचेंज भी किया जा सकता है। उसके बाद इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप 3 डेज़ दोगे। 3 डेज़ देना है, क्योंकि हम आमतौर पे इंग्लिश को इग्नोर करते हैं कि नहीं बस हो जाएगा, समरी हमें पता है, थीम हमें पता है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रामर का पोर्शन है, राइटिंग स्किल्स है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है, परसेंटेज बनाने वाले हैं। तो जो हमने इग्नोर किया है, अब थोड़ा सा इसके पास आइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि ये फाइनल हमारी रिवीजन होने वाली है। उसके बाद हिंदी के लिए आपके 2 डेज़ रहेंगे, आराम से कीजिए, हर चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। तो 2 डेज़ दोगे, आराम से हो जाएगा, बड़े आराम से होगा। और एडिशनल सब्जेक्ट है उसके लिए भी आप 2 डेज़, क्योंकि यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि 2 डेज़ रिवीजन के लिए अगर एडिशनल सब्जेक्ट या हिंदी को दे रहे हैं तो ये तो ज़्यादा नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं भी किया तो भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये फाइनल टच है, इसके बाद कुछ भी नहीं छूटने वाला, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपके साथ आएगा। तो ये 20 डेज़ का हमारा शेड्यूल रहेगा। 20 डेज़ मतलब अपना टोटल सिलेबस सोच के देखिए, 20 डेज 20 दिन है, और 20 दिन में हम एक मिशन को लेके चल रहे हैं, और यहाँ पर हम इन सब्जेक्ट को निपटाने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि 5 डेज़ है तो 5 डेज़ मतलब 3 डेज़ है 3 डेज़। अगर सब्जेक्ट कोई रहता तो ये नहीं कि पूरा शेड्यूल बिगाड़ लोगे, उस सब्जेक्ट का जितना हो गया उतना छोड़िए। दूसरा, पर डे आप जज कीजिए कि क्या ये 4 डेज़ का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग हो पा रहा है, तो उससे थोड़ा सा प्रेशर खुद के ऊपर डालिए
कि हमें करना है मतलब करना है। किसी दिन अगर सोना है वो लेट होता है, आगे या पीछे होता है तो एडजस्ट कीजिए, लेकिन शेड्यूल है वो पूरा चलना चाहिए। तो ये हमारा 20 डेज है जिसमें हमारे सभी सब्जेक्ट हो जाएंगे और एक हमारा सैम्पल पेपर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला शेड्यूल हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 डेज का हमारा शेड्यूल 2 होगा, यानी कि डे 21 से डे 25, इसमें हमारा सेकेंड रिवीजन होगा। अब सेकेंड रिवीजन में हम क्या देंगे, यहाँ पर एक दिन देंगे एक सब्जेक्ट को, 1 डे पर सब्जेक्ट, और इसमें क्या करेंगे हम डिफ़िकल्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो डिस्कस करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, यानी कि एक दिन देना हमें एक सब्जेक्ट को देना है। ओके, और इसमें जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स आपको लगता है कि वो टॉपिक्स जो हमने फर्स्ट रिवीजन में किया था और आपको लग रहा है कि नहीं फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपको हिस्ट्री में प्रॉब्लम्स आ रही थी, डेट्स की प्रॉब्लम थी, मैप्स की प्रॉब्लम थी, या साइंस में पर्टिकुलरली जो न्यूमेरिकल को लेकर के या किसी टाइप की प्रॉब्लम्स थी, तो उनके ऊपर आप फोकस करोगे। या फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर फोकस करने वाले हो, यानी कि ये क्विक रिविजन होगा, फास्ट रिविजन होगा। आपको 10 डेज पर सब्जेक्ट देना है। ओके, ये हमारे सेकंड रिवीजन है, यानी कि 5 डेज में हम अपने सभी सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। उसके बाद 26 जो हमारा डे होगा वो होगा हमारा डाउट सेशन, यानी कि 2 रिवीजन हो चुकी है, फिर भी हमारे पास काफ़ी सारे डाउट्स होंगे। डाउट्स का क्या करना है, आपने नोट किए होंगे, एक अपनी डायरी रखनी है, उसके साथ साथ आपको नोट करने हैं। तो डाउट्स है कहीं से आप गूगल करोगे, कहीं से भी अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करोगे, टीचर के साथ डिस्कस करोगे, या कोई वीक सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि आपके पास डाउट्स नहीं है, नहीं हिस्ट्री एसएस सब कुछ हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, आपको लग रहा है एक सब्जेक्ट है जो हमारा वीक है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो आपका सोशल साइंस हो, तो आप ये 26 जो डे है वो उस वीक सब्जेक्ट को दे सकते हो। अगर आपके डाउट्स है तो आप डाउट्स को दोगे। एक तरीके से ये हमारी थर्ड रिवीजन हो जाएगी, यानी कि फाइनल टच हमने अपने सब्जेक्ट को, सभी सब्जेक्ट्स को दे दिया है। उसके बाद हमारे डेज जो रह गए हैं वो 4 डेज रह गए, यानी कि जो 5th डे होगा उस दिन हमारा एग्जाम है। तो उस दिन हमें फोकस करना है, यानी कि लास्ट जो 4 डेज है उसके बाद हम अपने मेन सब्जेक्ट के ऊपर आ जाएंगे, जिसका हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम होना है। तो आपके लिए ये शेड्यूल था। इस शेड्यूल को अगर आप फॉलो कर पाते हो, कर पाते नहीं है, करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, किंतु परंतु इफ बट बहुत कर लिया हमने। एक प्रोक्रास्टिनेशन होता है, प्रोक्रास्टिनेशन समझते हो, टाल मटोल, कल से पढ़ेंगे, 1 जो दिसंबर है 1 जैन से पढ़ेंगे, 1 फेब से पढ़ेंगे, बहुत टाल मटोल कर ली, बहुत चीट कर लिया खुद को। अब बस लग जाइए, लग जाइए मतलब लग जाइए, और मुझे पता है आप कर सकते हो और आप करोगे। तो ये शेड्यूल था हमारा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। इसके साथ साथ जो लेट स्टार्टर्स हैं उनके लिए एक और वीडियो मैं लेकर के आया था पिछले दिनों कि एग्ज़ाम सिर के ऊपर है और पढ़ाई हमारी जीरो है, क्या किया जाए, आग लगी हुई है, लंका लगी पड़ी है, तो हम क्या करें। तो कुछ टिप्स है जो इस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर ज्योग्राफी गुरु स्पेशल है प्लेलिस्ट है, वहाँ पर इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। आज का ये जो शेड्यूल है हमारा लास्ट 30 डेज़ की स्ट्रेटजी, अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।